लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमने कहा कि ये दोनों चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, ऐसे पेपर को भी और जीएस पेपर को भी। तो मुझे लगा कि आपको देखना चाहिए इसको, ठीक है। तीसरा प्रश्न हमने जो डाला है वो ये है कि गाजा युद्ध जो 2023 से शुरू हुआ और 25 तक अभी चल ही रहा है, पश्चिमी देशों की फिलिस्तीन नीति में अभूतपूर्व बदलाव लाया। यही क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन का ये रीमेक मान के चलिए। इसके बदलाव के कारणों और इसके वैश्विक कूटनीति पर प्रभाव का विश्लेषण करें। ये तीन क्वेश्चन हमने डाला है और इसी का जवाब तलाशेंगे। और सबसे पहला जो हमारा शुरुआत होगा वो यही होगा कि भाई डोनाल्ड ट्रंप साहब जो अपने आप को शांति का दूत कहते हैं, वो कैसे अपने ही दोस्तों को खो रहे हैं, भरोसा नहीं जता पा रहे हैं, पूरे विश्व में उनकी किरकिरी हो रही है। क्यों, क्या रीजन है, क्या कारण है? तो चलिए थोड़ा सा हम लोग पहले कुछ कंडीशंस को समझ लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला बात है हमारे पास कि जो इजराइल और फिलिस्तीन का संघर्ष है, जिसको आप रोज टीवी के माध्यम से, इंफॉर्मेशंस के माध्यम से, पेपर के माध्यम से देखते होंगे, पढ़ते होंगे, मुझे पता है कि आप जानते भी हैं, बट इसको थोड़ा सा ठीक से समझिए क्योंकि यह आपके क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। संघर्ष दशकों से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा रहा। ये आज से नहीं है, 1947 से जब भारत आजाद हुआ उसी समय में इजराइल भी एक देश के रूप में स्थापित हुआ और वहीं से यह समस्या, कहानी शुरू हुई। कैसे बना इस पर कभी चर्चा कर लेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा इसके ग्राउंड में देखते हैं। 1947 में संयुक्त राष्ट्र को लगा कि बहुत दबाए गए हैं यहूदी, और उसी दबाए गए यहूदी के लिए जो है उसने एक देश घोषित किया। उसमें जो यूरोपियन देश हैं वो हैं, अमेरिका है, ये सारे लोगों की मिली भगत थी। इन लोगों ने अरब कंट्रीज को बहला फुसलाकर एक प्रस्ताव पारित करा दिया यूएन में, प्रस्ताव 181, और उसी ने इस क्षेत्र को दो स्वतंत्र देश में बांट दिया। पहले यह इजराइल यहां पर कुछ था नहीं। ऐसा इजराइल के यहूदियों का मानना है कि यह क्षेत्र जो है उनके पूर्वजों का है और यही इनका मूल घर है। इस पर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे इस इतिहास पर। तो यहूदी शुरू से चाहते थे कि हमको उस क्षेत्र में एक जगह मिल जाए और हम वहीं पर जाकर बसे, लेकिन देश कौन था? फिलिस्तीन एक बहुत बड़ा एरिया था। तो अरब देश यानी कि फिलिस्तीन था। इसी में इस यूएन के इस 181 के प्रस्ताव ने क्या किया कि वहां पर दो क्षेत्र बांट दिए, एक यहूदी के लिए इजराइल और दूसरा इस्लाम के लिए फिलिस्तीन। तो दो भागों में यह बांट दिया, ठीक है। जब बांट दिया, इजराइल देश बन गया, तो 1948 में इजराइल देश की स्थापना हुई। इसके पहले इजराइल का कोई मतलब नहीं था, इजराइल था ही नहीं वहां पर। तो ये आप बात जानते होंगे, फिलिस्तीन पहले से एग्जिस्ट कर रहा था। तो ये जो है इजराइल की स्थापना हो गई। लेकिन दिक्कत क्या हुआ कि फिलिस्तीन एक राष्ट्र के रूप में उभर ही नहीं सका। जैसे ही इजराइल आया, यहां पर चूंकि जो यहूदी थे पूरी दुनिया में अपना एक अलग नाम रखते, वो इतनी अच्छी कम्युनिटी है, इतना डेवलप कम्युनिटी है कि आप देखेंगे तो दुनिया के शीर्ष जो नेतृत्व है उसमें वो बैठे हुए हैं। बहुत बड़ी भूमिका है उनकी। अमेरिका के तो राजनीति को माना जाता है कि वही चलाते हैं। तो एक बहुत बड़ी बात है। तो उभर ही नहीं सका, फिलिस्तीन वहीं पे दब गया। 1988 में फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो उसके लिए जो है फिलिस्तीन की स्वतंत्रता के लिए कहता था कि नहीं भाई, हम इजराइल को मान्यता नहीं देंगे, और अपने स्वतंत्रता के लिए लड़ना शुरू किया। उसको पीएलओ कहा गया। इसकी कहानी आप ठीक से समझिएगा, आगे आपको समझाएंगे कि ये पीएलओ क्या है और हमास क्या है, दोनों का सरकार अलग अलग कैसे है, और लड़ाई जो चल रही है वो पीएलओ से नहीं है, वो हमास से चल रही है। ये भी आपको समझाएंगे हम ठीक से। तो फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा के बाद से संयुक्त राष्ट्र के 193 देशों में से 147 से 153 देश, लगभग 75 से 80% लोगों ने फिलिस्तीन को आधिकारिक रूप से मान्यता दे दी कि भाई आप एक देश के रूप में एग्जिस्ट कर सकते हो। फिलिस्तीन को, इजराइल को तो मान्यता मिल ही चुका है, फिलिस्तीन अब अपने मान्यता के लिए रो रहा है। तो आधिकारिक रूप से मान्यता दे दिया इन लोगों ने। 2025 की जो करेंट का इशू है वो क्या है, समझना ही है।
2025 में गाजा युद्ध चल रहा है, यानी कि ये शुरू कब हुआ था? 7 अक्टूबर 2023 से, जब गाजा के हमास ने बहुत सारे इजरायली लोगों को बंधक बना लिया, वहीं से कहानी शुरू हुई। अब यहां से जब ये 2025 का जो गाजा युद्ध है जो चल रहा है 2023 से, इस मुद्दे ने लगभग 2 साल खींचा और यहां बहुत ह्यूमिलिएशन हुआ। तो इस कारण से ये मुद्दा जो है फिर से विश्व के ध्यान में आ गया। जो वैश्विक लोग हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, उनके ध्यान में आया, पश्चिमी देशों के ध्यान में आया। क्यों आया भाई? वहां काफी ह्यूमिलिएशन हुआ और इसको देखकर लोगों की आंखें नम हो गई। क्या क्या हुआ उसमें? 65,000 से अधिक लोगों की मौत हुई, लोग मारे गए, भूखमरी वहां पर जबरदस्त हुई। आप टीवी के माध्यम से या न्यूज़पेपर के माध्यम से देख ही रहे होंगे। इस कारण से जो विश्व के नेता है वो काफी निराश हुए कि भाई इस समय में इतनी बड़ी त्रासदी जो है ये ठीक नहीं है। और ये संकट जो है इसी कारण से पश्चिमी देश, विशेष रूप से G7 जो अर्थव्यवस्था के मूल आधार कहे जाते हैं विश्व के, और यूरोपीय देशों की नीति ने एक बड़ा बदलाव लाया। अब देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। बार बार हम आपसे कहते हैं कि क्वेश्चन को ध्यान में रखिए और उसके आधार पे अपने तैयारी को आयाम दीजिए। क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि गाजा युद्ध ने पश्चिमी देशों की फिलिस्तीन नीति कैसे बदली? इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल रहा है, क्योंकि इतना भयानक स्थिति हो गया कि उन लोगों को लगा कि भाई अब तो बहुत मुश्किल हो रहा है, ये दृश्य देखना जो है बहुत मुश्किल है। इतने सारे लोग बेघर हो रहे हैं इस समय में, और इन नेताओं का जो आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है चेहरा, इन नेताओं का दिल पिघलना शुरू हो गया। लेकिन अमेरिका नहीं पिघलाया है अपना दिल। अब देखते हैं कि क्या होता है। देखिए, तो देशों के नीतियों में बहुत बड़ा बदलाव हुआ। इन लोगों ने कहा कि नहीं, अब ये लोग क्या करते थे कि पहले इजराइल के मजबूत समर्थक हुआ करते थे। जिन लोगों ने अब मान्यता दे दी है वो इजराइल के सबसे बड़े समर्थक थे, और फिलिस्तीन को मान्यता देने से हिचकते थे, कहते नहीं नहीं फिलिस्तीन को हम मान्यता नहीं देंगे। लेकिन ये जो 2025 का समय है, ये अब कह रहे हैं कि नहीं हम फिलिस्तीन को मान्यता देंगे। क्यों देंगे भाई? मेन कारण यही है कि इतना ह्यूमिलिएशन हुआ है, 65,000 से ज्यादा मौतें हुई है, भूखमरी, ये सब देख करके इन लोगों का दिल पिघल गया। मेन कारण तो ये है। दूसरा और देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप हैं अमेरिका के राष्ट्रपति। अब ये क्या कहते हैं, इनकी एक नीति है और वो है अमेरिका फर्स्ट की नीति लेकर चलते हैं। और इसी कारण से आप देखे होंगे कि भारत पर भी इन्होंने 50% टैक्स लगाया है, मतलब उन्होंने लगाया है हमारे ऊपर। तो कहने का मतलब यह है कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो है अमेरिका फर्स्ट की नीति को जारी किया। विशेष रूप से फिलिस्तीन इजराइल मुद्दे पे वो अलग थलग पर गए, कहे कि भाई अमेरिका जो कह रहा है वही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? प्रश्न ये है। ये लोग पूछ रहे हैं, जो इनके दोस्त हैं यूरोपियंस, वो कह रहे हैं कि आप ही का बात हम क्यों माने, या अन्य जो इनके सहयोगी मित्र हैं। तो इजराइल के मुद्दे पे कहीं ना कहीं ये अन्य लोगों से अलग थलग पर गए हैं। इनका कहना है कि फिलिस्तीन को मान्यता नहीं दिया जाना चाहिए, और जो और लोग हैं, जो इनके मित्र हैं, जो सबसे करीबी माने जाते हैं, उनका कहना है कि नहीं, इसको दे सकते हैं आप मान्यता। दूसरा बात यह है कि गाजा युद्ध और वैश्विक प्रतिक्रिया, ये टॉपिक देखिए, हम आपको बताए थे इसके पहले। अब इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। विस्तार ये है कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमले में 1139 लोग मारे गए थे। ये घटना है। 250 से अधिक बंधक बना लिए गए थे। अब इजराइल को आपने छेड़ दिया तो इजराइल तो छोड़ेगा नहीं, तो छेड़ा तो इन्हीं लोगों ने। इन लोगों ने गाजा युद्ध की शुरुआत कर दी। मतलब गाजा में जो हमास है, हमास ने ही ये सारे कार्यक्रम किए, इजरायली लोगों को प्रताड़ित किया। सबसे पहले इजराइल ने कहा कि अब तो इनको छोड़ेंगे नहीं, यहीं से कहानी शुरू हुई। शुरू में सब लोग साथ में थे कि ठीक है तोरा पीट लो। तो इजराइल ने जवाबी कार्रवाई में गाजा पर व्यापक सैन्य अभियान शुरू कर दिया, भयंकर हमला शुरू कर दिया। आप लोगों ने देखा भी होगा, जिसे आयरन स्वॉर्ड ऑपरेशन कहा गया, इसको नाम दिया उसने। और इसमें 2025 तक, अभी जो ऊपर आपको बता रहे थे कि इस युद्ध में 65,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं।
3 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं। इसका भी थोड़ा दृश्य समझिएगा अपने दिमाग में। और गाजा में स्कूल, अस्पताल, जो जीवन की बेसिक चीजें होती हैं, इसके बिना जिंदगी की कल्पना ठीक से नहीं की जा सकती है। घर, ये सब तबाह हो गए। अब इसी कारण से यूरोपीय यूनियन जो लोग थे, इन्होंने कहा कि नहीं भाई, बहुत बहुत बुरा स्थिति है इन लोगों का, और अब तो इसको कम से कम रोकने की जरूरत है, शांति बहाल करने की जरूरत है। और शांति बहाल करने के लिए फिलिस्तीन को क्या करना होगा? सपोर्ट करना होगा और उसको मान्यता देनी होगी। तबाह हो गया। संयुक्त राष्ट्र ने इसे कहा कि भाई ये तो जनसंहार है, इतने लोगों को मारना भयावह स्थिति है। कलिंग युद्ध को याद दिलाता है अशोक ने जो किया था। भूखमरी को हथियार के रूप में वर्णित किया कि ये तो हथियार बन गए हैं, इनसे कुछ भी कराया जा सकता है, ये भूखे लोग हैं, ये स्थिति हो गया है। गाजा सिटी की अगर बात करें तो गाजा सिटी पर सितंबर 2025 में इजराइल का ग्राउंड आक्रमण और तेज हो गया, जिसने वैश्विक समुदाय का ध्यान और आकर्षित कर दिया कि भाई अब तो छोड़ दो, मरे को क्यों मार रहे हो। जो पश्चिम के देश हैं, जो अमेरिका और इजराइल के दोस्त हुआ करते थे, विशेष रूप से यूरोप, जिसमें लंदन, पेरिस, कनाडा, ये सारे लोग हैं, इन्होंने नारा दिया और यहाँ के लोगों ने भी यहाँ पर जो है जोर शोर से आवाज उठाया कि फ्री फिलिस्तीन, फिलिस्तीन को छोड़ो। खूब प्रदर्शन किया। इस मानवीय संकट, इसे मानवीय संकट कहा गया। इस मानवीय संकट ने पश्चिम देशों को अपनी पारंपरिक इजराइल समर्थक नीति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। जब इस तरह से इजराइल ने तहस नहस किया हमास को, वहां के लोगों को, तो ये जो है एकदम आप कह सकते हैं कि बहुत बुरी स्थिति हो गई। और जो पश्चिमी देश है, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, जो हमारे पहले से नीति है उसको हम जो है थोड़ा बदलेंगे। अब आपके सामने थोड़ा मैप पे हम सोच रहे हैं कि दिखा दे। ये इजराइल देखिए आपके सामने है, आपके सामने है, यही इजराइल है। और यही जो है, ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये फिलिस्तीन का एरिया है और ये भी फिलिस्तीन का एरिया है। अब जो हम आपको बता रहे थे कि फिलिस्तीन की जो मेन सरकार है वो यहीं पर है, जो सरकार है वो यहीं पर है, और यहां पर शासन करता है हमास। शासन में आ गया हमास, वही जो आतंकी ग्रुप है, आतंकी ग्रुप है, यहीं पर आ गया। ये आप देख लीजिए, ये पूरा क्षेत्र देखिए, छोटा सा क्षेत्र इजराइल। 1947 में ये लोग आए थे और देखिए कितना बड़ा जो है भयावह अपना एक जगह बना लिए, एक राष्ट्र बना लिए। और ये 2 क्षेत्र जो है पतले पतले जो यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये 2 क्षेत्र मात्र बचा हुआ है फिलिस्तीन के लिए, जिसमें ये गाजा पट्टी कहा जाता है और ये आपको वेस्ट बैंक कहा जाता है। यही 2 एरिया आपके सामने बचा हुआ है, 2 राष्ट्र। अब देखिए, यहीं से निकल करके आती है। लोगों ने कहा कि भाई इसका सॉल्यूशन क्या है, इतनी बुरी परिस्थिति का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो निकल करके आया कि भाई टू नेशन थियरी, 2 राष्ट्र का जो है सिद्धांत लाया गया कि 2 राष्ट्र बनाया जाए। अब समझ गए होंगे आप इस मैप से। देखिए ठीक से, ये पूरा इजराइल का इलाका है और यही फिलिस्तीन है, ठीक है। अब देखिए, आपसे क्वेश्चन भी है 2 राष्ट्र के समाधान को लेकर के, जो ऐसे में हमने कहा कि ऐसे में आपसे पूछा जा सकता है। देखिए उसे ठीक से एक बार, उस क्वेश्चन को भी हम आपको बार बार पीछे ला रहे हैं और आपको दिखा भी रहे हैं। देखिए, 2 राष्ट्र समाधान की प्रासंगिकता, ये हमने कहा कि ऐसे में पूछा जा सकता है, 2 राष्ट्र समाधान की प्रासंगिकता। तो अब यहीं से 2 राष्ट्र समाधान की प्रासंगिकता पर जो है आपको ध्यान देने की जरूरत है। देखिए 2 राष्ट्र समाधान एक ऐसा प्रस्ताव है जो इजराइल और फिलिस्तीन को 2 अलग अलग स्वतंत्र देशों के रूप में स्थापित करने की वकालत करता है। कहते हैं ये सारे लोग बैठ करके कि भाई देखो, अब झगड़ा को निपटाओ, खत्म करो, अब इस तरह का युद्ध नहीं चाहिए, 2 अलग अलग देश बन जाओ और दोनों अपना अपना शासन चलाओ। दोनों की जो है अपनी अपनी सीमाएं होंगी, किसी में कोई नहीं घुसेगा। दोनों की अपनी अपनी सरकार होगी, दोनों संप्रभु होंगे, सोवरेन होंगे,
और एक दूसरे के अस्तित्व को मान्यता देंगे, दोनों एक दूसरे को मान्यता देंगे, कोई लड़ेगा नहीं। इसका आधार कहाँ है? टू नेशन थ्योरी का। तो फिर याद करिए कि इसका आधार 1947 के यूएन के प्रस्ताव 181 से आता है, जिसमें टू नेशन थियरी की बात की गई थी कि फिलिस्तीन को और इजराइल को दो अलग अलग देशों में डिवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें ब्रिटिश नियंत्रण फिलिस्तीन को दो हिस्से में बांटने का प्रस्ताव था। इस पूरे जो फिलिस्तीन वाले इलाके पर शासन था किसका था? ब्रिटेन का। पूरे दुनिया पर ही लगभग राज था इसका। तो जब यहाँ ये क्षेत्र जो है फिलिस्तीन वाला, तो उसको लगा कि भाई यहाँ से कुछ फायदा लेना है, आपको बताएंगे कि क्या इन लोगों के फायदे थे। तो दो भागों में बांट दिया। यहूदी जो है अपना पूरी दुनिया में फैले हुए थे, सब आकर के यहाँ रहने लगे, और इसी आधार पर बना कि यहूदी एक देश के रूप में, इजराइल के रूप में हो जाएगा, और एक अरब फिलिस्तीन के रूप में हो जाएगा। तो ये कहानी आई। बात आप समझ गए होंगे। ये 1947 में ही बात कह दिया गया। आगे चल करके एक देखिए, आपको याद रखना है इस पूरे कहानी में एक ओस्लो समझौता हुआ 1993 में। ओस्लो समझौता आगे चल करके इस दिशा में कदम उठाया। इस पर फिर चल करके बात हुई 1993 में, जब PLO, वही ऑर्गेनाइजेशन है जो फिलिस्तीन में, जो वेस्ट बैंक में शासन करता है, जो आपको गाजा वाले क्षेत्र में शासन करता है वो तो हमास है, दो अलग अलग सरकारें हैं। तब PLO और इजराइल ने एक दूसरे को मान्यता दी ओस्लो एग्रीमेंट के तहत। फिलिस्तीन अथॉरिटी, जिसे PA हम कहते हैं, इसी समय बनी, लेकिन बातचीत रुक गई, बातचीत आगे बढ़ नहीं पाया। 2025 में गाजा युद्ध ने इस समाधान को फिर से प्रासंगिक बना दिया। मतलब उस समय तो समस्या क्लियर हुआ ही नहीं, अब फिर से जो है यह युद्ध कहीं ना कहीं इस मुद्दा को प्रासंगिक बना दिया है कि टू नेशन जब तक नहीं बनेंगे तब तक दुनिया में शांति आएगी नहीं। क्योंकि इजराइल कि वेस्ट बैंक बस्तियां और गाजा में सैन्य कार्रवाई ने इस खतरे में डाल दिया है। इजराइल की वेस्ट बैंक बस्तियां और गाजा में तो सैन्य कार्रवाई कर ही दिया है, और इजराइल बहुत जो है फिलिस्तीन का जो एरिया है उसमें अंदर घुस गया है, तो उस वहां पे जो है अपना उसने शासन स्थापित कर दिया है। खैर, अब गाजा का जो ये युद्ध है, हम आपको बार बार बता रहे थे, पहले ही मैंने आपको ग्राउंड में समझाया। गाजा के युद्ध ने पश्चिमी देशों, विशेष रूप से G7, जिसमें मुख्य कौन कौन है, ब्रिटेन है, कनाडा है, फ्रांस है, इनके आंखों में पानी ला दिया। कहा कि भाई अब तो आपको बदलनी पड़ेगी नीति। अन्य यूरोपीय देशों की नीतियों में अभूतपूर्व बदलाव लाया ये ह्यूमैनिटी के ग्राउंड पे, ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया था। पहले ये देश इजराइल के मजबूत समर्थक थे, जैसा कि हमने आपको बताया था, और हमास को आतंकी संगठन मानकर फिलिस्तीन को मान्यता देने से हिचकते थे। कहते थे कि नहीं नहीं, ये हमास आ जाएगा शासन में तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और ये लोग मान्यता नहीं दे रहे थे। देखिए यहाँ पर ये हो गया पश्चिम और ये हो गया आपको पूरब का, यहीं पे हमास शासन को। इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हमास को देखते हुए हम लोग मान्यता नहीं देंगे। लेकिन अब अगर पूरी तरह से देख रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि नहीं अब तो देना पड़ेगा भाई, बहुत मुश्किल स्थिति हो गई है। क्यों? लेकिन गाजा में मानवीय संकट, जन दबाव के उनके नीति को जो है राष्ट्र समाधान की ओर मोड़ दिया। क्या कि भाई समाधान निकालना पड़ेगा, अब तो देना पड़ेगा। सितंबर 2025 में निम्नलिखित देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दे दी, कई देश जो हमने आपको बताया। अब देखिए, गाजा युद्ध जो है वैश्विक कूटनीति में एक ऐतिहासिक बदलाव लाया। क्या लाया? वैश्विक कूटनीति में। क्यों? क्योंकि पहले यही लोग फिलिस्तीन को मान्यता नहीं दे रहे, तो अब दे रहे हैं। तो ये वैश्विक कूटनीति को जो है एक अलग तरीके से आप कह सकते हैं ऐतिहासिक बदलाव के रूप में देखा जाता है। 153 से 56 देशों द्वारा फिलिस्तीन को मान्यता दे दी गई है। हम बार बार कह रहे हैं, विशेष रूप से पश्चिमी देश जो अमेरिका के सबसे करीबी थे, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, ये सब ने दे दिया। और इन्होंने कहा कि दो राष्ट्र समाधान को पुनर्जीवित करने की अब जरूरत है, दो राष्ट्र समाधान को लाने की जरूरत है। और यही आपका आंसर है जो उसमें पूछा गया है। इन लोगों ने कहा कि यही दो राष्ट्र का सिद्धांत एकमात्र उपाय है कि फिलिस्तीन राज्य में शांति हो सकती है।
यहाँ पर फिलिस्तीन में न कि हमास को ये इनाम है, जो हम शांति समझौता कर रहे हैं हमास के लिए इनाम नहीं है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि नहीं आप इनाम दे रहे हो उसको। हमास अगर मान के चलिए कि आप फिलिस्तीन को मान्यता दिला देता है तो हमास की तो बहुत वाहवाही हो जाएगी। तो यही डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि नहीं, अगर जैसे ही आपने मान्यता दिलवा दिया, पता लगा कि हमास तो बॉस बन के बैठ जाएगा और फिर और मुश्किल खड़ा हो जाएगी, तो ये तो और आतंकी संगठन है बहुत बड़ा, तो दुनिया के लिए मुश्किल हो जाएगी। तो इस तरह से फिलिस्तीन में ये लोग शांति की बात कर रहे हैं, हमास को कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। दूसरी ओर ट्रंप यही बात कर रहे हैं कि दूसरी ओर अमेरिका फर्स्ट की नीति उन्हें UNGA यूनाइटेड नेशन महासभा में डोनाल्ड ट्रंप को अकेला कर दिया। सारे मित्र कह रहे हैं कि नहीं तू नेशन लाइए, मान्यता देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनके सहयोगी भी अब स्वतंत्र कदम उठा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, जो अमेरिका कहता था बड़े भाई की तरह वही ये सारे लोग मान लेते थे और उसके आधार पर चलते थे। ट्रंप का फिलिस्तीन की मान्यता पर विरोध ये लोग कर रहे हैं पूरी तरह से। UN में जो अमेरिका वीटो ला रहा है, वीटो के माध्यम से फिलिस्तीन को मान्यता देने से रोक रहा है, और फिलिस्तीन के जो नेता हैं वो अमेरिका आना चाहते हैं बातचीत करने के लिए, या अमेरिका में कोई चीज़ में भाग, जैसे UN का जो महासभा उसमें भाग लेने के लिए, तो अमेरिका ने फिलिस्तीन के नेताओं के वीजा पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। अब ये सारी चीज़ें मिलकर अमेरिका का जो वैश्विक साख है, एक वैश्विक जो पकड़ है, उसको कहीं ना कहीं खत्म कर रहा है, उसको गिरा रहा है। गाजा संकट और 2 राष्ट्र के समाधान की प्रासंगिकता अब साबित हो गया है कि भाई इसकी जरूरत है। शांति के लिए बहुपक्षीय सहयोग जरूरी है कि भाई सब लोग सपोर्ट करके इसको करें, इसको 2 नेशन वाले मुद्दे पर लेकर आए। लेकिन इजराइल और अमेरिका का विरोध इसे जटिल बना रहा है। इजराइल और अमेरिका कह रहा है कि नहीं, कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं देंगे। इजराइल तो खैर नहीं कहेगा, अमेरिका भी इसी के साथ है, रहना भी पड़ेगा उसको। भविष्य में इजराइल पर आर्थिक और कूटनीतिक दबाव, जैसे EU का व्यापार पर प्रतिबंध लगा सकते हैं ये लोग, और UN सुधार इस मुद्दे का हल करने की कुंजी हो सकता है। दूसरा कोई विकल्प नहीं है कि ये जो है आगे चल करके इजराइल पर आर्थिक और कूटनीतिक दबाव बनाया जाए, तब जाकर के ही ये संभव है, ये कहना है इन लोगों का। तो ये पूरी की पूरी कहानी है जिसके माध्यम से हमने आपको समझाया कि किस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है। ये जो हमने आपको क्वेश्चन दिया था, आप समझ गए होंगे कि गाजा युद्ध ने पश्चिम देशों की फिलिस्तीन नीति कैसे बदल दी। इसका आंसर आपको मिल गया होगा। US की भूमिका पर चर्चा करें, US की क्या भूमिका है इसमें, वो कैसे रोक रहा है, आराम से आप लिख लेंगे, 150 शब्दों में लिखना है। 2 राष्ट्र का समाधान, 2 राष्ट्र की नीति आप ठीक से देख सकते हैं। अगर आप इसका आंसर लिखते हैं तो मुझे ज़रूर दिखाइएगा, मुझे देखकर प्रसन्नता होगी कि आप आंसर लिख रहे हैं। गाजा युद्ध ने पश्चिमी देशों की फिलिस्तीन नीति में अभूतपूर्व बदलाव दिखाया, यह भी हमने आपको बता दिया। बदलाव के कारण और वैश्विक कूटनीति पर प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। पूरा कहानी का आंसर आपको हमने इस वीडियो में दे दिया। चलिए मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।